नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। कोई जांच एजेंसी जब कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करती है तो उम्मीद ये की जाती है कि उससे मामले से जुड़े सवालों के जवाब दर्ज होंगे। पूरी की पूरी चार्जशीट में साजिश का सिलसिलेवार ब्यौरा होगा और साजिश में शामिल सारे किरदारों का लेखा जोखा भी होगा। लेकिन इशरत जहां एनकाउंटर केस में सीबीआई की पहली चार्जशीट में ऐसा नहीं है। सीबीआई ने स्पेशल कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर यह माना है कि इशरत जहां समेत 4 लोगों को 9 साल पहले गुजरात पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कत्ल किया था। लेकिन सीबीआई ने यह नहीं बताया कि क्या पुलिस वालों को इसके लिए काली दाढ़ी सफेद दाढ़ी से हरी झंडी मिली थी। इशरत जहां केस में सीबीआई ने गुजरात के पूर्व गृह राज्य मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका पर कोई टिप्पणी नहीं की है। इस चार्जशीट में इंटेलिजेंस ब्यूरो के बड़े अफसर राजेंद्र कुमार का नाम भी आरोपियों की फेहरिस्त में नहीं है। अब ये बड़ी बहस का मुद्दा है कि क्या इशरत जहां मुठभेड़ के पीछे सिर्फ इंटेलिजेंस ब्यूरो और पुलिस की साठगांठ थी? क्या मोदी और अमित शाह इस साठगांठ से पूरी तरह बेखबर थे? फर्जी था इशरत जहां एनकाउंटर। गुजरात की क्राइम ब्रांच ने की इशरत की हत्या। मारने के लिए स्टेट इंटेलिजेंस ब्यूरो ने दिए थे हथियार। इशरत जहां एनकाउंटर केस में सीबीआई ने विशेष अदालत में पहली चार्जशीट दाखिल कर दी। इस चार्जशीट में सीबीआई ने साफ तौर पर कहा है कि इशरत जहां और उसके साथ जिशान अमजद अली और जावेद उर्फ प्राणेश पिल्लई मुठभेड़ में नहीं मारे गए, बल्कि इन चारों की गुजरात पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पूरी तैयारी के साथ हत्या की थी। सीबीआई की चार्जशीट के मुताबिक जिशान को गुजरात पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अप्रैल 2004 में पकड़ा। उसे फार्म हाउस में रखा गया। मई 2004 में क्राइम ब्रांच ने अमजद अली को पकड़ा, जबकि मुंबई की कॉलेज छात्रा इशरत जहां और जावेद को 11-12 जून 2004 को पकड़ा गया। इन दोनों को अलग अलग फार्म हाउस में रखा गया। चार्जशीट के मुताबिक 13 जून को क्राइम ब्रांच के अफसर डीजी वंजारा, पीपी पांडे और स्टेट इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ राजेंद्र कुमार की मीटिंग में एनकाउंटर के प्लान पर चर्चा हुई। क्राइम ब्रांच के अफसरों ने पूरी साजिश रचने के साथ ही एनकाउंटर के बाद दर्ज होने वाली एफआईआर तक तैयार कर ली और फिर 15 जून 2004 को इशरत जहां के साथ साथ बाकी तीनों की हत्या करके उनके शव अहमदाबाद के पास फेंक दिए गए। इस चार्जशीट से पहले सीबीआई के सूत्रों के हवाले से खबर आई थी कि इशरत जहां फर्जी मुठभेड़ मामले में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और तब के गृह राज्य मंत्री अमित शाह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि फर्जी इनकाउंटर के आरोपी अफसर मुठभेड़ से पहले मोदी और शाह के संपर्क में थे। लेकिन सीबीआई की चार्जशीट सामने आई तो उसमें जवाब कम थे और सवाल ज्यादा। सीबीआई ने पहली चार्जशीट में डीजी वंजारा, पीपी पांडे, जीएल सिंघल, एनके अमीन, जीएल परमार, अनाजू चौधरी और तरुण बारोट को फर्जी एनकाउंटर का मुल्जिम करार दिया है। ये सभी उस वक्त क्राइम ब्रांच में तैनात थे। सीबीआई का कहना है कि स्टेट इंटेलिजेंस ब्यूरो के तत्कालीन प्रमुख राजेंद्र कुमार की भूमिका की जांच अभी जारी है। इशरत जहां और बाकी 3 लोगों के एनकाउंटर के बाद गुजरात सरकार और क्राइम ब्रांच ने दावा किया था कि ये चारों आतंकवादी थे जो मोदी के हत्या के इरादे से अहमदाबाद आए थे। अब सीबीआई की चार्जशीट से क्राइम ब्रांच की झूठ की पोल तो खुल गई है, लेकिन इस सवाल का जवाब नदारद है कि क्या क्राइम ब्रांच ने सरकार की वाहवाही लूटने के लिए फर्जी मुठभेड़ में इशरत जहां को मारा? अगर ये एनकाउंटर फर्जी था तो फिर उस वक्त गुजरात के गृह मंत्री रहे अमित शाह बेदाग कैसे हो सकते हैं? क्या गृह राज्य मंत्री रहे अमित शाह को भनक नहीं थी कि उनके मातहत काम करने वाले पुलिस अफसर क्या गुल खिला रहे हैं? अगर अमित शाह और मोदी को एनकाउंटर से पहले कुछ नहीं पता था तो फिर एनकाउंटर के बाद गुजरात सरकार ने सच बेनकाब करने की कोशिश क्यों नहीं की? दोषी पुलिस अफसरों के खिलाफ गुजरात सरकार ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? सबसे बड़ी बात यह है कि सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में ये तो माना है कि इशरत जहां एनकाउंटर में स्टेट आईबी के हथियारों का इस्तेमाल किया गया, लेकिन इशरत जहां केस के आरोपियों की लिस्ट में अभी तक राजेंद्र कुमार का नाम शामिल नहीं किया गया। राजेंद्र कुमार फिलहाल आईबी में तैनात हैं। सीबीआई ने उन्हें पूछताछ के लिए तलब किया था, जिस पर आईबी और सीबीआई में ठन गई थी। अब मोदी और अमित शाह के बारे में सीबीआई आगे क्या रुख अपनाती है, इस बारे में सीबीआई कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है।
सीबीआई की इस चार्जशीट से यही संकेत मिल रहा है कि वो इस केस में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल कर सकती है। वैसे इशरत जहां केस के साथ साथ अमित शाह और मोदी पर अभी एक और एनकाउंटर केस की तलवार लटक रही है। 13 जनवरी 2003 को मुठभेड़ में मारे गए सादिक जमाल के भाई की याचिका पर सीबीआई की विशेष अदालत ने सुनवाई 6 अगस्त तक टाल दी है। सादिक जमाल का एनकाउंटर भी डीजी बंजारा की टीम ने ही किया था, जिस पर गुजरात हाईकोर्ट ने 2011 में सीबीआई जांच के निर्देश दिए। सीबीआई ने सादिक जमाल एनकाउंटर को भी फर्जी करार दिया और 8 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। इस पर सादिक के भाई ने कोर्ट में गुहार लगाई कि इस मुठभेड़ के पीछे अमित शाह और मोदी की भूमिका की भी जांच कराई जाए। अब देखना यह है कि एक के बाद एक फर्जी मुठभेड़ों में मोदी और अमित शाह की मुश्किलों का अंत क्या होगा और कब होगा। अरविंद शर्मा, अहमदाबाद, इंडिया न्यूज। बड़ा मुद्दा है और संवेदनशील भी, इसीलिए एक बड़ा पैनल हमारे साथ है। समाज के सभी सेक्शंस के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तमाम राजनीतिक पार्टी के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं एक एक करके सबसे आपका परिचय कराता हूं। मेरे साथ सबसे पहले इशरत के परिवार के लोग हैं, मुन्ना साहिल उनके चचेरे भाई और उनकी मां हमारे साथ मौजूद है। नीरज कुमार जो कि प्रवक्ता है जेडीयू के, वो हमारे साथ मौजूद है। शक्ति सिंह गोहिल जो कि पिछली विधानसभा में विपक्ष के नेता थे कांग्रेस के, वो हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, वो हमारे साथ मौजूद है। हमारे कंसल्टिंग एडिटर धीमन पुरोहित जिन्होंने इस एनकाउंटर को कवर किया था गुजरात में, वो मौजूद है। शबनम हाशमी जी जो कि सामाजिक कार्यकर्ता है, वो हमारे साथ मौजूद है। समाजवादी पार्टी के कमाल फारूकी साहब हमारे साथ मौजूद है और महाबल मिश्रा कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद, वो हमारे साथ मौजूद है। मुन्ना साहिल जी, सबसे पहले आपसे और अम्मी जान से मेरा ये सवाल, आपको ये अधूरा इंसाफ क्यों लगता है? नहीं तो अधूरा इंसाफ है। अभी कोर्ट का चार्जशीट आज दाखिल हो गई है, तो इसके बाद और एक चार्जशीट दाखिल होने वाली है। तो हमारे को सीबीआई के ऊपर इतना भरोसा है और कोर्ट के ऊपर इतना न्याय मिलने का भरोसा है। हमारे को उसके जो भी है, इसके पीछे जिसका भी हाथ रहेगा वो सामने आएगा। हाथ रहेगा, सामने आएगा। आपको लगता है कि कुछ लोगों से पूछताछ नहीं हुई है? लोग कह रहे हैं कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी का नाम नहीं है, न तो उनको सम्मन गए, न ही सीबीआई ने उनसे पूछताछ की। क्या ये ठीक था? क्या सीबीआई की काम की ये प्रणाली ठीक थी? आपको ठीक लगती है मुन्ना साहब? नहीं तो जिसका नाम आने वाला है, जो भी बड़ा पॉलिटिशियन रहेगा, जो भी इसमें इन्वॉल्वमेंट रहेगा, तो उसका नाम तो आना ही चाहिए। हम लोग के ऊपर बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर इतना भरोसा है कि हम लोग को न्याय मिलेगा। इसके ऊपर जो भी इसमें बड़ा शख्स रहेगा, नरेंद्र मोदी रहे, अमित शाह भी रहे, वो तो जरूर आएगा ना सामने। आपको उम्मीद है आएगा? अभी जो रहेगा तो आएगा, जरूर आएगा, रहेगा तो जरूर आएगा। रहेगा तो जरूर आएगा। लेकिन परिवार की एक बड़ी बात ये सामने आई है कि ये साफ हो गया है कि इशरत जहां का कम से कम आतंकवादियों या लश्कर तोयबा से कोई रिश्ता नहीं था, ये बात जरूर साफ हो गई है। सीधे चलते हैं शक्ति सिंह गोहिल जी के पास। शक्ति सिंह गोहिल जी, पहला सवाल, न तो अमित शाह को सम्मन, न नरेंद्र मोदी को सम्मन, न सीबीआई की उनसे कोई पूछताछ, कोई मैच फिक्सिंग थी क्या? मैं मानता हूं कि हाईकोर्ट की निगरानी में ये जांच हो रही है और मेरी पूरी उम्मीद है कि ठीक से अगर इन्वेस्टिगेशन होगा तो जो लार्जर कॉन्स्पिरेसी है, माने बिहाइंड द कर्टन, दीपक जी आपको एक बात याद होगी कि सिर्फ लिमिटेड पीरियड में 38 हिंदू और मुसलमान दोनों को मारा गया। सब में एक ही स्टोरी प्लांट थी कि आने वाले का आतंकवादी कनेक्शन था, आईबी का इनपुट था, मुठभेड़ में मारा गया और जेब से चिट्ठी निकली कि मैं मोदी को मारने जा रहा था। क्या कोई जेब में चिट्ठी डाल के जाएगा? तो अगर सही जांच होगी, और मुझे विश्वास है हमारी हायर जुडिशरी पे कि जरूर इसमें जड़ तक पहुंचने की कोशिश हो। और ये जरूरी भी है कि इस देश में हम एक सिविलाइज सोसाइटी में, एक डेमोक्रेसी में जी रहे हैं। आज जो चार्जशीट हुई है उसमें बड़ी एक दुख की बात यह है, अगर आप देखो तो एक ह्यूमन बीइंग के नाते पॉलिटिक्स को छोड़ जाइए, आप भूल जाइए। 19 साल की लड़की को आप पहले तो मारनी है या नहीं मारनी है, 3 अफसर के बीच में 13 और 14 को मीटिंग होती है, बाद में तय होता है कि इसको भी मार डालना है। 4 लोगों को आप उठाते हो, 2 को अलग अलग जगह से उठाते हो, अलग अलग फार्म हाउस में रखते हो,
और बाद में मार डालते हो, मैं मानता हूं कि ये सिर्फ अगर इसकी पूरी जो भी फर्जी एनकाउंटर हुए हैं उसकी अगर आप स्टाइल देखो तो उसमें पॉलिटिकली गेन किसको हो रहा था। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी तो साबित होती है, उसके आगे जाके मोटिव ऑफ द क्राइम देखना जरूरी होता है। और ये सीबीआई की भी मैं मानता हूं कि एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि मोटिव ऑफ क्राइम अगर आप उसको ढूंढ के नहीं लाओगे तो जैसे आज सभी को हो रहा है कि न्याय अभी पूरा नहीं हुआ है। और जो भी जिम्मेवार, मैं तो मानता हूं मेरी गवर्नमेंट सेंट्रल में है, अगर उधर कोई अफसर है तो वो गलत करता है वो भी जेल में जाए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस कहता है कि क्राइम करने वाले की पोजीशन नहीं देखी जानी चाहिए, वो कौन है नहीं देखा जाना चाहिए, वो क्रिमिनल है, चाहे पॉलिटिशियन हो, बड़े ओहदे पे बैठा हो, चाहे कितना भी बड़ा अफसर हो। और मैं मानता हूं हमारे देश की जुडिशरी को इस तरह से देखना बहुत जरूरी है। मैं सैल्यूट करना चाहूंगा बंबई पुलिस को। कसाब एक क्रिमिनल टेररिस्ट था, फिर भी उसको जिंदा पकड़ा और उसके ऊपर नार्को एनालिसिस टेस्ट हुआ, हमने बहुत सारी इंफॉर्मेशन पा सके, हम पाकिस्तान को हम बैट फुट पे रख सके और आखिर में जुडिशरी ने माना, उसको हैंग कर दिया, उसको फांसी हो गई। पर क्या आपको कोल्ड ब्लडेड मर्डर करने का अधिकार है? और ये सिर्फ सीबीआई ने नहीं किया है, जो भाजपा वाले चिल्लाते हैं कि सीबीआई कांग्रेस ये वो, पहले यहां के गुजरात के एक मैजिस्ट्रेट तमांग ने रिपोर्ट दी, उसने कहा ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर है। उसके बाद 3 अफसर की एक जो जांच कमेटी हाईकोर्ट ने बनाई, उसमें 2 गुजरात के आईपीएस अफसर थे, उसमें से एक को तो मोदी सरकार ने ढूंढ के कहा कि इसको रखो, और फिर भी तीनों ने यूनेनिमस रिपोर्ट दिया कि दैट वाज कोल्ड ब्लडेड। बिल्कुल, मानिए आपकी बात, मानिए आपकी बात। क्या सबूत चाहिए आपको? मैं मानता हूं, मानिए आपकी बात शक्ति सिंह जी, मैं फिर आऊंगा आपके पास क्योंकि महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए हैं। बताइए सोनकर शास्त्री जी, क्या कोई जेब में पत्र रखकर जाता है कि मैं मोदी को मारने जा रहा हूं और उसका एनकाउंटर हो जाता है? ये फर्जी मुठभेड़ नहीं तो क्या है? देखिए चौरसिया जी, मैं आपसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि आज जो सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल किया है उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है, उसको हम लोग शायद उसको छोड़ रहे हैं। उन्होंने ये कहा है कि यह जो एनकाउंटर हुआ है ये आईबी, सीबीआई और गुजरात पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन से हुआ है। इस बात को नहीं भूला जाना चाहिए। और कम से कम आईबी, सीबीआई, ये सीबीआई इसका कहां से आ रही है संबंध भाई? केंद्र से है। भाई ये सीबीआई कहां से आ रही अरे है? सीबीआई तो जांच कर रही है डॉक्टर राजनाथ सोनकर शास्त्री जी, सोच समझ के तो बोलिए। सीबीआई तो फर्जी एनकाउंटर की जांच कर रही है। कॉन्स्पिरेसी में है। मैं सीबीआई तो जांच कर रही है। सीबीआई तो नरेंद्र मोदी को भी बुला सकती है, अमित शाह को भी बुला सकती है। मेरी बात पहले पूरी होने दिया जाए कि आईबी और सीबीआई, गुजरात पुलिस ये सब इन्वॉल्व थे। अरे सीबीआई कहां इन्वॉल्व थी? उस एनकाउंटर में एनकाउंटर में कौन कर रहा है ये बात मैं नहीं कर रहा हूँ। अरे भाई तो सीबीआई का तो मेरी बात नाम पहले है। पूरी सुनी CBI जाए। ने अरे भाई कहा- सीबीआई, आप प्रवक्ता हैं, जरा सोच समझ के बोलिए। प्रवक्ता मैं है, सोच समझ के बोल रहा हूँ। सीबीआई नहीं है इन्वॉल्व, मैं सीबीआई बिल्कुल सोच समझ के, आप लोग डिस्टर्ब ना करें। अच्छा आप गलत बोल रहे हैं। एक पूरी बात कुमार होने फारूकी जी होने बोलने दीजिए। दीजिए डॉक्टर राजनाथ सोनकर शास्त्री को, और शक्ति सिंह गोहिल जी भी सुन रहे हैं। डॉक्टर राजनाथ सोनकर शास्त्री जी का ये मैं गलत हूं तो मुझे रोकिएगा। नाम गलत बोल रहे हैं। मेरा नाम डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री। माफ कीजिएगा डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री जी, आपका कहना ये है कह रहा हूँ आईबी, सीबीआई या और स्टेट पुलिस, ये गुजरात पुलिस, ये तीनों के ज्वाइंट ऑपरेशन से यह एनकाउंटर हुआ था। और इसमें अगर देखा जाए तो उस समय आईबी वो केंद्रीय एजेंसी है, सीबीआई वो केंद्रीय एजेंसी है। अगर ये प्रदेश की बात किया जा रहा है तो उस समय केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल थे, उनका भी नाम लिया जा सकता है। पर मैं ये बात नहीं कह रहा हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी सीबीआई ने जो चार्जशीट दिया है उस चार्जशीट में एक चार्जशीट दाखिल है। अभी कोर्ट का डिसीजन होना या वहां पर जांच होना ये अभी बाकी है। और अगर ये जांच होने के बाद फिर देखा जाएगा कि क्या चीजें आती हैं। अभी इतनी जल्दी में निष्कर्ष निकालने की आवश्यकता मुझे लगता है कि नहीं है।
हम निष्कर्ष- अपने साथियों को ये बतलाना चाहते हैं लेकिन कि पॉलिटिकल गेम तो मोदी जी को हो रहा था ना उस टाइम पर। चौरसिया जी, डॉक्टर शास्त्री जी, गेम की डॉक्टर शास्त्री जी, आदमी के पॉलिटिकल खून गेम पर तो किसी मोदी को जी गेम को हो रहा था ना है। इन इनकाउंटर से। मैं ये इस बात का खंडन करता हूं कि हिंदुस्तान के नागरिकों के जान पर किसी का फायदा नहीं होता, लेकिन जहां तक वहां जो एनकाउंटर हुआ है उसमें जो 2 आतंकवादी मारे गए लश्कर ए तोयबा के, वो 20-20 घंटे तक सैटेलाइट फोन से बात करते हैं 1 महीने में। ये सारा रिपोर्ट आ चुका है। उनके अगर साथ कोई रह रहा है तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि वो किस रिश्ते में, किस आधार पर उनके साथ रहा। वो ऐसे ही नहीं चले आए हैं पाकिस्तान से, उनको किसी ने मदद किया होगा, कोई आने में उनको सहायता दिया होगा, उनके साथ कोई रैकिंग किया होगा, उनको टारगेट तक पहुंचाया होगा। ये सारी चीजें हो रही थी। आखिर में इस जांच का केवल आधार यही कर लिया जाए कि ये जांच, ये एनकाउंटर फर्जी था या सही था, केवल इसकी बात नहीं होनी चाहिए। बात ये नहीं चाहिए। और एनकाउंटर तो इस देश में अनेकों हुए हैं। बंबई में निर्दोष बालक को बस के अंदर मार दिया गया था, जांच उसकी भी होनी चाहिए थी। आज कश्मीर में, जम्मू में मार दिए गए हैं अपने सेना के जवान। दीपक जी, के भी कौन जांच का विरोध करता इस है? तरह से हुआ है क्या? उसका देश भी में जांच और नहीं कहीं होना हुए? चाहिए। किसने विरोध किया? किस सरकार ने विरोध किया? तमाम इस तरह की बातें हो रही हैं, उसका भी जांच होना चाहिए। चौरसिया जी, चलिए, शक्ति सिंह गोयल जी, सीबीआई भी इस मुठभेड़ के अंदर इन्वॉल्व थी, आप इसका जवाब दे दीजिए सोनकर शास्त्री जी के सवाल का। ऐसा चार्जशीट में कहीं है ही नहीं, उन्होंने चार्जशीट भी नहीं देखिए, देखी। मुझे हंसी आ रही शक्ति है सिंह गोयल कि जी, ऐसी बात की जाती है। वहां सीबीआई का कोई, सीबीआई तो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है। वो फर्जी मुठभेड़ में सीबीआई का नाम पता नहीं, शास्त्री जी का कहां दिमाग चलता है, ये हुई नहीं। अगर आप देख लीजिए तो उसमें बहुत क्लैरिटी है। सिर्फ आईबी है, सीबीआई तो कहां सीबीआई और आईबी के बीच में आपको कोई पता नहीं है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीबीआई एंड आईबी? एटलीस्ट इतना तो समझ लीजिए आप, तो काफी आई नो वेरी वेल अबाउट व्हाट इज सीबीआई एंड व्हाट इज आईबी। दीपक जी, आई कैन एक्सप्लेन अ लॉट, बट वेयर इज कंसर्न टू दिस एनकाउंटर केस। पर आप मुझे लगता है इससे आगे ले जाते हैं। मेरे ख्याल से डॉक्टर शास्त्री आप कंफ्यूज कर रहे हैं। आईबी और सीबीआई ने आईबी के रोल पर सवाल उठाए यहाँ पर, लेकिन इशरत जहां के बारे में, की बात करते हो, लेकिन इशरत जहां के बारे में सीबीआई ने साफ साफ कहा है कि वो टेररिस्ट नहीं थी, वो एक कॉलेज पढ़ने वाली लड़की थी, मुंब्रा महाराष्ट्र में रहती थी, लोअर मिडिल क्लास फैमिली की लड़की थी, अपने भाई बहनों में 7वें नंबर पे थी और अकेली ब्रेड विनर थी उस फैमिली की। ये भी एक हकीकत है। हेमंत, आपने उस एनकाउंटर को कवर किया है। इशरत जहां के बारे में सबसे पहले कहानी आपको क्या सुनने को मिली थी? सबसे पहले इशरत के बारे में कहानी हमें बंजारा के मुंह से सुनने को मिली। किस तरह इशरत समेत तीनों लोग, डीजी बंजारा जो इस वक्त जेल में है, डीजी बंजारा उस वक्त सबसे बड़े पुलिस के अधिकारी थे क्राइम ब्रांच के, वो जो किंगपिन माने गए सीबीआई की इस चार्जशीट में भी उन्होंने पूरा वाकया सुना है कि किस तरह ये 4 लोग गुजरात में आए थे और बंजारा के मुताबिक नरेंद्र मोदी की हत्या का षड्यंत्र करने के लिए करके ये लोग यहाँ आए थे और क्राइम ब्रांच ने एक मुठभेड़ में उन्हें अहमदाबाद में एयरपोर्ट के पास, कोतरपुर के पास मार गिराया। सीबीआई की जांच के बाद अब पता चलता है कि कहानी कुछ और है और ये कहानी एक ऐसे राज्य की है जो सबसे विकसित माना जाता है, एक मुख्यमंत्री की है जो बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार माने जाते हैं, एक ऐसे मुख्यमंत्री के जिनके बारे में माना जाता है कि बिना इनकी जानकारी गुजरात में कोई एक चिड़िया भी पैर नहीं मार सकती। उसमें किसी इनका नाम भी नहीं है। हम आ रहे, एक मिनट आ रहे, डॉक्टर शास्त्री आ रहे। तो कोई मान सकता है कि ये मुठभेड़ के चश्मदीद है। धीमन पुरोहित जी वहां पर मौजूद थे जब इशरत जहां का इनकाउंटर हुआ। एक बार सुन लीजिए, आपके पास मैं आऊंगा, पूरा वक्त दूंगा। कौन मान सकता है गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके गृह राज्य मंत्री अमित शाह की बिना जानकारी ये मुठभेड़ हुई? आज सीबीआई के सूत्रों से कई दिनों से बात पता चल रही है हमें कि सफेद दाढ़ी और काली दाढ़ी की बात हो रही है। पूरा देश का बच्चा बच्चा जानता है काली दाढ़ी कौन है, सफेद दाढ़ी कौन है। सीबीआई को उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है और अगर जानकारी है भी तो कहने की हिम्मत नहीं है। सवाल ये है कि क्यों ऐसा है। आज सुबह ही जिस तरह ऑटोनॉमी की बात हुई सीबीआई की सुप्रीम कोर्ट में और शाम को एक ऐसा ऑटोनॉमी का नमूना हमारे सामने आया, क्या ये सीबीआई की ऑटोनॉमी है दीपक? बिल्कुल, वाकई ऑटोनॉमी पे सवाल खड़ा होता है। काली दाढ़ी
मतलब अमित शाह, जो आपके जनरल सेक्रेटरी है डॉक्टर शास्त्री, नहीं, और ये सफेद दाढ़ी नहीं हो मतलब सकता है, नरेंद्र चौरसिया मोदी, जी। ये खबरें भी अखबारों में छपी चौरसिया जी, है। ये नहीं हो सकता है। अगर सेंट्रल एजेंसियां बोलती हैं सफेद दाढ़ी और काली दाढ़ी, तो मनमोहन और राहुल गांधी की भी दाढ़ी हो सकती है। राहुल गांधी उसका दाढ़ी नहीं स्टेट से रखते। नहीं मतलब है। राहुल गांधी दाढ़ी बिल्कुल नहीं रखते रखते हैं। जनरली। मैंने अनेकों बार उनको दाढ़ी में देखा है। आज भले ही क्लीन चिट हो सकता है, परंतु वो भी दाढ़ी रखते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आईबी के लोग ये बात कहते हैं तो वो नरेंद्र मोदी और उनके लिए नहीं, बल्कि केंद्रीय एजेंसियों के जो मालिक होते हैं, जो उनके अंडर में जिनको आती है, उनका नाम ले सकते हैं। और जहां तक आईबी की बात है, आईबी तो हफ्ते में एक बार कम से कम प्राइम मिनिस्टर से बात करती है। उसके जो भी मैसेज आता है, उस मैसेज को कम से कम शेयर करती है प्राइम मिनिस्टर पीएमओ से। आज अगर ये बातें हो रही हैं तो इसको स्टेट से न जोड़ करके इसको केंद्रीय एजेंसियों और केंद्रीय लोगों से जोड़ने की आवश्यकता है। चलिए, स्टेट से नहीं जोड़ते, मान लेता हूं आपकी बात। इसी तर्क को शक्ति सिंह गोयल जी के पास ले जाता हूं। आईबी का इन्वॉल्वमेंट है, इसका मतलब केंद्र सरकार का इन्वॉल्वमेंट है, इसका मतलब शिवराज पाटिल जी का इन्वॉल्वमेंट है, इसका मतलब प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का इन्वॉल्वमेंट है। इसका जवाब दे दीजिए शक्ति सिंह गोयल जी। दीपक जी, एक बात समझना होगा, मैं भी मानता हूं कि अगर कहीं पर भी प्रॉब्लम है, यूनियन गवर्नमेंट में हो, स्टेट में हो, कितना भी बड़ा अफसर हो, आपको ये बात समझना होगा कि राजेंद्र कुमार, जहां नरेंद्र मोदी जिस स्टेट में इंचार्ज बन के गए थे, वहां राजेंद्र कुमार अफसर थे। तब से दोनों की दोस्ती हुई। एनडीए की सरकार आई, उसको गुजरात में लेके नरेंद्र मोदी आए, और जो अपने फर्जी एनकाउंटर करने वाले गुजरात के साथियों के साथ उनका एक कॉन्स्पिरेसी करवा के उसके बाद इन लोगों को मारा गया है। और कांग्रेस ने कभी अपने यूनियन मिनिस्टर्स को भी बचाने की कोशिश नहीं की। दीपक, आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि जब कॉमनवेल्थ गेम का प्रॉब्लम आया, जब कोलगेट का आया, जब 2G स्कीम, उस वक्त पे हम कह रहे थे, यूनियन गवर्नमेंट कह रही थी कि आओ आपके जो पब्लिक अकाउंट कमेटी, जिसका चेयरमैन बीजेपी का एमपी है, आओ जांच कर लेते हैं। बीजेपी ने कहा नहीं, पब्लिक अकाउंट कमेटी नहीं, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी नहीं, सीबीआई ही इन्वेस्टिगेट करे। और सीबीआई ने यूनियन मिनिस्टर्स को जेल में डाला। हमने कभी कोई आवाज नहीं उठाई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर अशोक चौहान जी, चार्जशीट में नाम सीबीआई ने डाला, मॉरल बेस पे उसने रिजाइन किया। हमने कभी सीबीआई या किसी को सीबीआई के सामने सवाल नहीं किया, किसी को बचाने की कोशिश नहीं की। काली दाढ़ी या धोली दाढ़ी मनमोहन सिंह जी कोई चिंता नहीं करते हैं। हमने कभी मॉरल बेस पे पवन बंसल जी के भांजे के खिलाफ एलिगेशन हुआ, पवन बंसल जी ने रेजिग्नेशन किया। मॉरल और मोदी नेवर ट्रैवल टुगेदर, उनसे कोई मॉरल की उम्मीद नहीं है। हमें सिर्फ जुडिशरी से उम्मीद है कि एक क्रिमिनल को अगर बिहाइंड बार कोई भेज सकता है तो वो जुडिशरी है, हायर जुडिशरी है, इसको मॉनिटर कर रही है। और जो भी बातें चल रही है उसमें ये जरूरी है कि जांच हो। हम कहां विरोध करते हैं? अगर हमारे वहां, मेरी भी काली दाढ़ी है, मुझे कोई घबराहट नहीं होती है कि सीबीआई ने काली दाढ़ी धौली दाढ़ी कहा, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे अंदर चोर नहीं बैठा है। जिसके अंदर चोर बैठा है वो चिल्लाता है। जैसे काली दाढ़ी धौली दाढ़ी आई, पूरा बीजेपी चिल्लाने लगा। वो आपके दोस्त लोग जो मोदी जी के हैं, वो ब्लॉग लिखने लगे, नहीं चिल्ला रहे थे, बचाना है, बल्कि आप लोग चिल्ला रहे थे काली दाढ़ी और उसका मीनिंग निकाल रहे थे, गलत मीनिंग निकाल रहे थे, इसलिए हम लोग उस पर बोल रहे थे। डॉक्टर शास्त्री, इसी के लिए कहावत है, चोर की दाढ़ी में तिनका। धीमंत की दाढ़ी धौली है, मेरी काली है। ना धीमंत को चिंता है, ना मुझे चिंता है। चिंता सिर्फ मोदी और अमित शाह को क्यों है? मुझे और धीमंत को क्यों चिंता नहीं है? हमारे दाढ़ी के रंग से हमें कोई चिंता आप लोगों को है, तभी तो सीबीआई की रिपोर्ट में आप परिवर्तन करते हो। अगर अश्विनी कुमार जी ने, अरे हम जुडिशरी का स्वागत करते हैं, मोदी की तरह रिपोर्ट बदलवाते नहीं है। और कानून मंत्री ने मॉरल बेस पे एक रिपोर्ट देखी, कानून मंत्री ने रेजिग्नेशन दिया। और इतने लोगों को मुझे लगता है यहाँ से हमको आगे बढ़ना चाहिए। सबसे पहले कमाल फारूकी जी, मेरा सीधा सवाल आपसे, जनरल सेक्रेटरी बनता है शक्ति सिंह गोयल जी, समाजवादी पार्टी को भी मौका देते हैं, जरूरत भी है, वक्त भी है, दरकार भी है। क्या मोदी और अमित शाह इस मुठभेड़ से बेखबर थे? हालात को देखकर क्या आपको ऐसा लगता है? सीधा सवाल कमाल फारूकी जी। पॉसिबली नहीं है,
पॉसिबल ही नहीं है, और अगर ऐसा है तो बहुत ही निकम्मे होम मिनिस्टर थे वो। उसकी वजह यह है कि बाकायदा वहां फारूकी जी, आप खामोश रहिए, खामोश रहिए आप, मैं आपको सुन रहा हूँ, बहुत दिनों से सुन रहा हूँ। एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, इस प्रकार के भाषा को नहीं आप सुन लीजिए, मैं भाषा की बात आप निकम्मा शब्द का जो प्रयोग कर रहे हैं, देखिए डॉक्टर साहब बिल्कुल गलत है। डॉक्टर साहब देखिए, बात सुनिए, यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, नहीं शराफत की बात होनी चाहिए, नहीं शराफत की बात कर रहे हैं, का प्रयोग होना चाहिए। अंग्रेजी में उसको इनकॉम्पिटेंट कहते हैं, शराफत की और संसदीय भाषा की व्यवस्था बात नहीं कर रहे हैं। अंग्रेजी में उसको इनकॉम्पिटेंट कहते हैं, जिसका उर्दू में तर्जुमा निकम्मा होता है। मैंने संसदीय भाषा का उपयोग किया है। मेरा सवाल फिर दोहरा देता हूं। हिंदी सुन रहा है डॉक्टर शबनम जी और डॉक्टर कमाल फारूकी जी, आप दोनों से मेरा सवाल है, और विजय सोनकर शास्त्री जी आप सुन लीजिए, इसमें कोई असंसदीय शब्द नहीं है। क्या मोदी और अमित शाह इस मुठभेड़ से बेखबर थे? शबनम हाशमी जी आप बताइए, क्योंकि कमाल जी ने जवाब दिया, उसके बाद मैं कमाल जी के पास फिर से जाऊंगा। देखिए, ऐसा मुझे लगता है कि इशरत जहां का जो एनकाउंटर हुआ है वो सिर्फ एक एनकाउंटर नहीं है, गुजरात का 22 एनकाउंटर हुए हैं। सादिक जमाल का है, सोहराबुद्दीन का है, समीर खान पठान का है, हर एक में एक ही कहानी है कि हरिन पांड्या के तो खैर बिल्कुल दूसरा केस है। सब में एक ही कहानी है कि लश्कर तोबा या ISI या कहीं से भी टेररिस्ट आ रहे थे और मोदी जी को मारने आ रहे थे, और जैसा अभी पहले कहा गया कि या तो वो सफेद जूते पहन के आ रहे थे या जेब में पर्ची रख के आ रहे थे। इसमें लगातार एक खास तरह की एविडेंस को, फेक एविडेंस को बनाया जा रहा था, और उसके इंडिकेशंस जो 22 पुलिस वालों के स्टेटमेंट्स लिए गए हैं और जो आज दायर भी किए गए हैं, उसमें कम से कम 6 पुलिस वाले ऐसे हैं जिन्होंने ये कहा है कि राजेंद्र कुमार वो फेक एविडेंस बना रहे थे। CBI ने ये कहा है कि जो डायरेक्टली इन्वॉल्व थे किलिंग में और उनसे इंटरोगेशन में, उनको हम अभी चार्जशीट कर रहे हैं, लेकिन जो लार्जर कॉन्स्पिरेसी है जिसमें राजेंद्र कुमार आते हैं और बाकी जो पॉलिटिकल उसकी कॉन्स्पिरेटर्स हैं वो आते हैं, उनके लिए वो फर्दर प्रोब करेंगे। तो इसमें ये सोचना कि उनका कोई रोल नहीं है, एक तो ये बिल्कुल सही बात नहीं है। दूसरी बात ये कि कल तक बीजेपी जो गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रही थी कि IB के जो टेप है उनको क्यों नहीं सुन रहे, कल तक IB बहुत अच्छी थी, लेकिन आज जब उनको लगा कि हम चारों तरफ से घिर गए तो आज IB सेंट्रल गवर्नमेंट की हो गई। इनको शायद ये याद नहीं कि 2007 में जब वंजारा को अरेस्ट किया गया और उसी समय राजेंद्र कुमार को दिल्ली भेजा गया, उसके बाद से गुजरात में फेक एनकाउंटर होने बंद हो गए, क्योंकि वंजारा और राजेंद्र कुमार दोनों जो है वो सीन से हट गए। दाखिल किया गया था। ये जो बीजेपी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि IB तो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, हमें भी परेशानी है, क्योंकि होम मिनिस्ट्री ने IB के ऊपर इतना प्रेशर डाला कि राजेंद्र कुमार गुजरात तो भेजा जा रहा है, लेकिन वो अरेस्ट नहीं होना चाहिए। सुन लीजिए डॉक्टर साहब, राजेंद्र कुमार को अरेस्ट नहीं होना चाहिए। बहुत सुना पूरा प्रेशर IB के ऊपर, होम मिनिस्ट्री का और IB का CBI के ऊपर कि राजेंद्र कुमार का इंटरोगेशन नहीं होना चाहिए, राजेंद्र कुमार अरेस्ट नहीं होना चाहिए। उस वक्त तक बीजेपी का मुंह बंद था, लेकिन आज बीजेपी को याद आ गया, अरे IB तो सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है। आप ये भूल गए कि 2007 में जो पहला एफिडेविट जिसके लिए आप चिल्ला रहे, वो एफिडेविट तभी दायर हुआ जब राजेंद्र कुमार ट्रांसफर हो गया दिल्ली। वो फेक एविडेंस को रोज नई एविडेंस गढ़ने का वो मास्टर है। लेकिन शबनम जी, यहाँ पर एक सवाल ये भी खड़ा होता है, जो वाजिब सवाल है, वो सवाल ये है कि अगर राजेंद्र कुमार जी का इन्वॉल्वमेंट है और CBI उनको फर्दर इंटरोगेट करना चाहती है, तो गृह मंत्रालय ने उसको इंटरोगेशन करने की, उनको गिरफ्तार करने की, उनको चार्जशीट करने की, उनको प्रोसिक्यूट करने की इजाजत आखिरकार क्यों नहीं दी? ये भी बड़ा सवाल खड़ा होता है। बहुत बड़ा सवाल है। मैं तो ये कह ही रही हूँ कि क्यों होम मिनिस्ट्री, क्यों UPA, क्यों अभी तक होम मिनिस्ट्री और UPA के अंदर ऐसे लोग बैठे हैं जिनकी सिंपैथी मोदी के साथ है, जिनकी सिंपैथी राजेंद्र कुमार के साथ है, और क्या कर रही है ये UPA सरकार? वही राजेंद्र कुमार जिसने समीर खान पठान, सादिक जमाल, इशरत जहां, सोहराबुद्दीन, हर एक केस में उसने फर्जी एविडेंस दी है, और ऐसे IB के बहुत सारे और भी केसेस हैं। गुजरात को आप छोड़ दें, मक्का मस्जिद ब्लास्ट, अजमेर शरीफ का ब्लास्ट, सबके अंदर
आईबी की तरफ से एविडेंस हमेशा झूठी आती है। नीरज जी, मैं आपके पास आऊं, लेकिन कमाल फारूकी जी, आप सरकार के सहयोगी हैं, बताइए ऐसे लोगों को क्यों बचा रही है जो सीधे सीधे एक एनकाउंटर के मुजरिम प्रतीत होते हैं? कम से कम सीबीआई की चार्जशीट के इन दस्तावेजों को पढ़ने के बाद क्यों बचा रही है यूपीए 2 की सरकार, जिसके आप सहयोगी हैं एक फर्जी एनकाउंटर के एक्यूज को? अगर मैं एक्यूज कहूं तो गलत नहीं होगा। दीपक भाई, आपका बिल्कुल सही क्वेश्चन है और हमें इसके ऊपर सोचना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से ये पूरी आईबी के ताल्लुक से, जैसे शबनम जी ने बतलाया जैसे, और आप भी बतला रहे हैं, तो पूरा इसका एक लिंक नजर आ रहा है जो बंजारा और ये राजेंद्र और उसके अलावा 3 ऑफिसर्स और हैं। और बिल्कुल हमारे कांग्रेस के एक दोस्त ने बिल्कुल बात कही, तो मैं समझता हूं कि ये ऊपर तक भी बात पहुंचनी चाहिए कि इसमें, और एक दूसरे चैनल पर भी ये बात सामने आई कि कोई भी ऑफिसर हो, कितना ही बड़ा ऑफिसर क्यों ना हो, किसी को हम इजाजत ये नहीं दे सकते कि फेक एनकाउंटर के अंदर इस तरह से लोगों को इन्वॉल्व करके मारा जाए। कानून सबके लिए बराबर हो, चाहे वो आईबी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे रॉ हो, कोई भी एजेंसी हो, कितना ही बड़ा ऑफिसर हो, कितना ही बड़ा पॉलिटिशियन हो, उन सबको सजा मिलनी चाहिए, उनको अरेस्ट करना चाहिए, और अगर वो वाकई इन्वॉल्व है उसके अंदर, उनको फांसी होनी चाहिए, ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि फिर दोबारा कोई ऑफिसर न कर सके। बिल्कुल, आप दोनों के पास आ रहा हूं, लेकिन नीरज कुमार जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं और बहुत सब्र से इंतजार कर रहे हैं। नीरज कुमार जी, क्या आपको लगता है क्या मोदी और अमित शाह इस मुठभेड़ से बेखबर थे, जिसको आज बाकायदा सीबीआई ने फर्जी करार दे दिया है कोर्ट के अंदर? देखिए, सबसे पहले तो मैं सलाम करना चाहता हूं इशरत जहां के परिवार को कि एक लंबी लड़ाई उन्होंने लड़ी, और चूंकि वह बिहार की बेटी है, इसलिए मेरा तो स्वाभाविक है बिहार की 10 करोड़ जनता प्रतीक्षा में है कि न्याय उनको क्या मिलेगा। और उस बिहार में जहां बेटी के जन्म होने पर बिहार के धरारा में हम पेड़ लगाते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी उत्साहवर्धन करने के लिए वहां जाते हैं। ये आध्यात्मिक भूमि है। बिहार की धरती पर जन्मी बेटी और बेगुनाह उसकी हत्या कर दी जाए, और यह कह करके कि ये टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं। दीपक जी, मुझे एक मिनट कहने दीजिए। मैं बहस को यहां ले जाना चाहता हूं कि गुजरात की पुलिस क्राइम ब्रांच ने कहा कि ये मुठभेड़ नहीं हुआ है। आज ये बात साबित हुई कि ये फर्जी मुठभेड़ था, और गुजरात में काम करने वाले प्रशासनिक पदाधिकारी जेल की सलाखों के भीतर है। तो ये लोकतंत्र कैसे चलेगा दीपक जी? क्या डॉक्टर शास्त्री, जांच खत्म हो चुकी है। दृष्टया में अगर पदाधिकारियों नहीं, दीपक जी मुझे अपनी बात कहने दीजिए। लोकतंत्र लोकलाज से चलता है। राज्य के संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति पर अगर उंगलियां उठ जाए तो इस बात की प्रतीक्षा की जाएगी कि न्यायपालिका क्या फैसला आएगा। अरे ये तो स्पष्ट हो चुका है, ये तानाशाही मनोवृत्ति का और उन्मादी प्रवृत्ति का ये प्रकटीकरण है। आज तो यह स्पष्ट हो गया। अगर ऐसी ही बात थी तो चार्जशीट में केवल कुछ ही नाम क्यों आए हैं? सारे नाम, अन्य नाम क्यों नहीं आए? इंशाल्लाह फिक्र मत कीजिए, और आने वाले विजय सोनकर तब से आपको कह रहा हूं, ये बिहार के लिए मोदी का नाम लाने की 2004 को हुआ था। अरे भैया, आप क्यों तकनीकी पक्ष में 2004 को भाई आप आईबी के आपकी जिम्मेवारी थी, ऑपरेशन में हुआ था। क्या कर रहे थे आप? तो उस समय केंद्र में यूपी क्या की कर रहे सरकार थे थी। आप राज्य के मुखिया थे, यूपीए की सरकार थी। 2004 में हुई, उसके बाद 2004 करा दिया गया। यूपीए की क्या सरकार आप थी, उस जिम्मेवारी से बरी हो सकते हैं? और आप ये अपना फेस एनकाउंटर बचाने जब के लिए हुआ था, परेशान तो हैं। उसमें आईबी की आप एक रिपोर्ट के बेटी, आधार बिहार पर की हुआ था। बेटी बेगुनाह का कत्ल हो गया, और उसमें जो इसके मारे लिए गए थे आपको मन के अंदर पीड़ा नहीं हुई? एक गरीब की बेटी आतंकी मारे गए थे, नीरज कुमार जी, और उन आतंकियों को ये कहीं प्रूफ नहीं हुआ है आज तक। किसी रिपोर्ट में ये प्रूफ नहीं हुआ है आज तक कि वो आतंकी थे। इसलिए आप नेशनल टेलीविजन पे झूठ मत फैलाइए। शबनम जी, मैं एक बात और साफ कर दूं कि आज डॉक्टर शास्त्री मुझे महाबा मिश्रा जी के पास भी जाना है, मैं ये साफ कर दूं। 2009 में तमांग रिपोर्ट ने ये कह दिया था कि इशरत आतंकी नहीं थी, फेक एनकाउंटर था। 2011 में गुजरात हाई कोर्ट ने जो एसआईटी बनाई, जिसमें गुजरात के पुलिस ऑफिसर्स थे, उन्होंने ये कह दिया था कि फेक एनकाउंटर है और इशरत कहीं भी आतंकी नहीं थी। तो आप ये झूठ न फैलाएं नेशनल टेलीविजन पर। फर्जी एनकाउंटर नहीं है। और 2009 में जो एफिडेविट दिया गया था,
उसमें भी इसी तरह की बात कही गई थी। 2009 में तमांग की रिपोर्ट आई थी, एफिडेविट नहीं आया था। 2007 में, प्लीज चेक 2009 में उसकी जांच कब दीपक होगी? जी, कौन करेगा उसकी विजय जांच? सोनकर तो शास्त्री जी से 2007 पूछिए में एफिडेविट कि दिया गया था। उसके बारे में और कोई उस इनको एफिडेविट जानकारी में है यह कहा गया कि सिर्फ था जहां का कि गलत फर्जी एनकाउंटर आतंकी नहीं है। संबंध का कोई उसका प्रमाण है जांच तो इनको कौन बताना करेगा? चाहिए। वो भी तो एफिडेविट इसी बेगुनाह के बारे में आज आप की तरह तथ्यों को रेखांकित करके गलत तरीके से पूरे देश की जनता महाबल के मिश्रा सामने जी के रखना पास चाहते चलता हूँ, हैं। फिर डॉक्टर शास्त्री के पास जाऊंगा। महाबल मिश्रा जी, सवाल आपकी सरकार पर भी उठ रहे हैं, सवाल आपकी सरकार पर भी उठ रहे हैं कि आईबी के एक अफसर राजेंद्र चौधरी ही नाम है उनका, राजेंद्र कुमार, उनको बचाने के लिए आपकी सरकार ने प्रोसिक्यूशन की इजाजत नहीं दी। क्या ये बीजेपी और कांग्रेस की मैच फिक्सिंग है? उसकी वैसे जरूरत नहीं है। अब भाई प्रोसिक्यूशन का सवाल नहीं पैदा होता। अभी तो स्टेज पहुंची नहीं वहां पे। को कतई सहमत नहीं हो कि यूपीए सरकार उनको बचाने के लिए काम करे। जो यूपीए सरकार बचाने का काम करता तो सीबीआई आज जो रिपोर्ट दिया है, ये साबित हो गया है जो समय के निवर्तमान जो गृह मंत्री थे और मुख्यमंत्री थे, निश्चित रूप से इनकाउंटर फर्जी हुआ। और आप ही की भाषा में जो कोई पॉकेट में लिख के नहीं ले जाता है जो मोदी को हम मारने जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ये फर्जी इनकाउंटर था और आज मोदी जी को रिजाइन कर देना चाहिए। और जिस तरह की बात आज आ रही है, जो 3 दिन के बाद और एक रिपोर्ट आएगी, तो चौरसिया जी इस पैनल रिपोर्ट में सारे बच्चा जो बोले हैं अभी तक आईबी के रिपोर्ट के आधार पर यह एनकाउंटर हुआ है। और आईबी की रिपोर्ट नहीं, राजेंद्र कुमार का फैब्रिकेटेड एविडेंस, प्लीज डोंट फॉरगेट दैट। It was fabricated evidence produced by Rajinder Kumar. It was not an official IB. लेकिन शब्दों की ये भी मानना पड़ेगा कि राजेंद्र कुमार आईबी के अफसर थे, ये भी मानना पड़ेगा, इस फैसले को उनको स्वीकार करना पड़ेगा। तो मैं चौरसिया जी, आज जो रिपोर्ट पेश किया है उससे साबित हो गया है जो फर्जी इनकाउंटर था, ये इस बेईमान सरकार को अब गद्दी पर आने का नहीं है। साबित ये हो रहा है कि यूपीए सरकार सीबीआई को किस तरह से अपने अरे नैतिकता की बात तो है, नैतिकता के बल पर आपको तो शुक्रिया करना चाहिए सीबीआई का। सीधे चलता हूँ जोगिंदर सिंह जी के पास। जोगिंदर सिंह जी, है यूपीए की सरकार में। जोगिंदर सिंह जी, क्या आपको नहीं लगता कि इस केस को देखने के बाद जिस तरीके की प्रोसीडिंग्स बनी है, उसके बाद अमित शाह और नरेंद्र मोदी को सम्मन किया जाना था, जिस तरह के सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस थे उसको देखने के बाद क्या इन दोनों को सम्मन नहीं किया जाना, क्या ठीक मानते हैं इसको आप? नहीं, देखिए साहब, मैं पहली बात तो ये कहूंगा कि हाई कोर्ट ने कह दिया था कि इनकी बैकग्राउंड का जो है सीबीआई मत देखे, एनकाउंटर की बात देखे। जो पिछली हियरिंग थी, जब उन्होंने कहा था कि हम 4 जुलाई तक ये रिपोर्ट फाइल कर देंगे। दूसरी बात करेक्ट करना चाहूंगा, आईबी कभी एविडेंस नहीं देता, इंटेलिजेंस देता है। जो उनके पास इंफॉर्मेशन आती है वो कोई आतंकवाद पाकिस्तान गवर्नमेंट तो देगी नहीं कि हमारे आम आदमी भेज रहे हैं या कोई और देगा। कोई इन्फॉर्मेंट होते हैं, टांगे वाला, रिक्शा वाला, स्कूटर वाला, कुली, छोटे दुकानदार, पान वाला, सिगरेट वाला, जो उनको मिलती है आईबी पास कर देते हैं। और दूसरे ये जो है सॉलिड एविडेंस चाहिए। और मैं इतना कहना चाहूंगा कि यहाँ पे जो सीबीआई के पास कोई एविडेंस आई है, कोई अभी तक जो मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कोई एविडेंस नहीं आई अमित शाह के खिलाफ या श्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ। सच्चाई तो ये है कि जो भी आप कन्फेशन भी कर लें पुलिस के सामने, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। 164 की कोई वैल्यू नहीं है जब तक कोर्ट में कैरेबोरेट नहीं करे। आपके सामने है आईपीएल में गोयनका साहब ने कहा था कि मुझे कन्फेस करने के लिए मजबूर किया गया। और यहां तो ना विटनेस प्रोटेक्शन है ना कोई विसल ब्लोअर है। और ये जो है कि आईबी का रोल तो सिर्फ इंटेलिजेंस देना है, ना वो उनके पास वेपन होते हैं एक्सेप्ट सोर्सेज। कभी उन्होंने कहा कि इसको गोली मार दो, वो कहते हैं ये इन्फॉर्मेशन है, आगे जो कंसर्न एजेंसी है, स्टेट हो और जो है वो या कोई यूनियन टेरिटरी की पुलिस हो, उनका काम वेरीफाई करना।
नहीं, ठीक है, उसका काम जोगिंदर है सिंह साहब, information देना। लेकिन उसने सीबीआई कभी ने अपनी चार्जशीट के अंदर ये भी कहा है कि जो हथियार प्लान किए गए इशरत जहां और उनके साथियों को वो आईबी के दफ्तर से किए गए, वो राजेंद्र कुमार ने किए। अगर आईबी के पास हथियार नहीं होते तो राजेंद्र कुमार के पास वो इलीगल हथियार कहाँ से आए? नहीं, अब राजेंद्र कुमार ने देखिए, ऐसा है, राजेंद्र कुमार जी जहाँ पे एनकाउंटर हुआ वहाँ राजेंद्र कुमार मौजूद था सीबीआई तो और जिस फार्म हाउस में रखा गया इन लोगों नहीं, को आप कोई विटनेस था, आप राजेंद्र कुमार आप वहाँ पे इंटरप्रेट करने गया। थी। ऐसा है, हम जिस not the work which has to be done by IB। एजेंसी को एक्सपोज करके ऐसा है कि आज IB सीबीआई का की काम चार्जशीट में information देना। सवाल मेरे मौजूद अब होने का नहीं है। सीबीआई ने आज कोर्ट में चार्जशीट फाइल अगर की है। आप थे वहाँ बताइए ना। उसमें बाकायदा ये नहीं, सारी चार्जशीट से एविडेंस मौजूद देखिए है। वो नहीं जो मौजूद है कोर्ट में जब कहेंगे देखा जाएगा ना। ये बात ये है कि यहाँ पे जो लोग कहते हैं यहाँ कुछ और हैं, कन्फेशन करने के बाद भी मुकर जाते हैं कि हमने कोर्ट नहीं में किया। तो वो भी देखा जाएगा क्योंकि जो आप किसी कह को रहे हैं। बहुत आप टाइम जो लगता है। क्लीन चिट दे रहे हैं वो भी कोर्ट में उसका फैसला होगा। बिल्कुल। आपके यहाँ बैठ के कहने से कि उनके नहीं, खिलाफ नहीं, कोई एविडेंस नहीं है, कोर्ट में फैसला वो भी होगा। कोई- इसका भी कोई मायने नहीं है। नहीं आप फिर अपनी तरफ से बहुत बातें करने की देखिए, क्या आपके कहने से आवश्यकता है? तो केस नहीं प्रूव हो जाता। चलिए जोगिंदर सिंह जी, ऐसा है, जोगिंदर सिंह अगर जी, अगर अगर सीबीआई चार्जशीट का एक पॉइंट पढ़कर सुनाता हूँ आपको, सुन लीजिए उसको। वो ये कहता है द सीबीआई हाउएवर सेज इट हैज टेस्टिमनी फ्रॉम आई विटनेसेस। आपने शबनम हाशमी जी से आई विटनेस की बात करी। सीबीआई ये कहता है कि उनके पास जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनकी गवाही है और वो गवाही ये कहती है, ये एविडेंस देती है कि मिस्टर राजेंद्र कुमार ने एक बड़ा रोल प्ले किया है। दैट हाउ मिस्टर कुमार प्लेड अ की रोल इन किलिंग्स इन व्हाट इट कॉल्स अ लार्जर कॉन्स्पिरेसी। ये सीबीआई कहती है कोर्ट के अंदर। ऐसा है, इसको आप क्या कहेंगे? कोई उनकी दुश्मनी नहीं थी। नहीं, देखिए ऐसा है, कोई प्रूफ नहीं सीबीआई के पास कि उनकी राजेंद्र कुमार की दुश्मनी थी। पहली जो बात है कि देश की सुरक्षा के हित में हमें आईबी का नाम लाना नहीं चाहिए था, इंटरनल इंक्वायरी कर दी। दूसरी बात है 26/11 को हुआ था आपके यहाँ पे पार्लियामेंट में अटैक हुआ था। आप कहते थे इन्फॉर्मेशन नहीं है, इन्फॉर्मेशन को लिखित में देगा कि हम आतंकवादी को भेज रहे हैं। अगर कोई इंसिडेंट हो जाए, मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता किसी इनोसेंट की किलिंग के लिए। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर। अब ये मामला अल्टीमेटली कोर्ट फैसला करेगा। हम टीवी स्टूडियो में बैठ के या बाहर से बैठ के ये फैसला नहीं कर सकते कि राजेंद्र कुमार को चार्जशीट होना चाहिए, ऐसा नहीं हो। 2 बार तो बुला के उनसे पूछताछ की है और आईबी अफसरों से भी पूछताछ की है। ये नहीं कि उन्होंने कोऑपरेट नहीं किया, उन्होंने फुल्ली कोऑपरेट किया कि जो हमारे पास थी हमने बता दिया है। अब ये कह देना ये वेपन उन्होंने प्रोवाइड किया है। Instructions that ये he cannot देखिए be ना, arrested गवर्नमेंट का under the pressure from the Home Ministry that he has to be sent back by the evening flight, that he देखिए, cannot be arrested. With all those चौरसिया जी, pressures, what kind of interrogation they could do? शास्त्री जी, ऐसा है, शास्त्री जी, मुद्दे आपसे पर जवाब है, दूंगा ऐसा है, लेकिन ऐसा है। ये तो गैस को भी मार दीजिए अगर नहीं बात ये जोगिंदर है, सिंह जी, मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूँ। मैं आपको एविडेंस पे- सीबीआई की चार्जशीट का एक पैरा पढ़ के सुना रहा हूँ, उस पर आपकी देखिए, और डॉक्टर शास्त्री दोनों की मैं प्रतिक्रिया चाहूंगा। द सीबीआई रिफ्यूज बोलिए ना, बोलिए। The CBI refused that and alleges that Ishrat and others were abducted and then taken to outskirts of Ahmedabad where they were shot dead. यानी पहले उनका अपहरण किया गया, उनको अहमदाबाद के बाहरी इलाकों में ले जाया गया, फिर उनको गोली मार दी गई। इसको आप क्या कहेंगे? मैं तो पूरा सपोर्ट करता हूँ सीबीआई को। मैंने पहले कहा कि हिंदुस्तानी शहरी किसी भी अभी आप आईबी को सपोर्ट कर रहे थे, अभी आप सीबीआई को सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, इस एनकाउंटर किलिंग में जो फाल्स किलिंग है, आईबी और किलिंग तो अथॉरिटी है ही नहीं किसी के पास। इन्वेस्टिगेशन को हम भी सपोर्ट करते हैं। हम सिर्फ कह रहे हैं कि अगर कोई ऐसा ऑफिसर है जो गलत कर रहा है, आईबी का रोल इन्फॉर्मेशन, we are not saying that the whole IB should be, we are saying only those officers if they have gone out of their brief and they have indulged in criminal activities, they अगर should be prosecuted. ये चौरसिया जी, बहुत सारी बातें ऐसी हो रही हैं। तो सप्लीमेंट्री चार्जशीट में चार्ज चलिए सप्लीमेंट्री चार्जशीट का डॉक्टर शास्त्री इंतजार कर रहे हैं। डॉक्टर शास्त्री, इतने सारे सबूत, इतनी चीजें, नरेंद्र मोदी को कहते हैं कि वो सुपर पावर चीफ मिनिस्टर हैं, उनके कहे बिना पत्ता भी नहीं हिलता उनके राज्य में, तो इतना बड़ा इनकाउंटर कैसा हो गया?
उनको बिना पता लगे? इस सवाल का जवाब दे दीजिए आप। देखिए, अभी दीपा जी ने कहा कि इशरत जहां अपने परिवार में उनके साथ बड़ी बहनें थी, बड़े लोग थे, सदस्य थे, और वो अकेले घर चला रही थी, तो क्या इस पर भरोसा कर लेनी चाहिए? देखिए, आज वहां पर जो कुछ भी हुआ है, सीबीआई ने जो चार्जशीट दिया है, इस सब सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम जरा इस बात को पेशेंस के साथ देखें ना कि आखिर में सीबीआई ने जो चार्जशीट दिया है वो कैसे दिया, किस आधार पर दिया, ये सब सारी चीजें सामने आ चुकी हैं। और यही सीबीआई थी जो 2007 में भी एफिडेविट दाखिल किया था कोर्ट को, और उसमें कहा था कि यह फर्जी इनकाउंटर नहीं है। ऐसा कोई आज उन्हीं के लोगों ने इस प्रकार के, आप प्लीज चेक योर सीबीआई भी नहीं किया। मेरे सवाल आप लोगों को हर इंफॉर्मेशन गलत लग रहा है। अगर इंफॉर्मेशन गलत लग रहा है तो दे रहे हैं सर। डॉक्टर शास्त्री, मेरा सवाल बड़ा सीधा है। एक मिनट, मेरा सवाल बड़ा सीधा है। मेरा सवाल बड़ा सीधा है। मोदी जी देश के सबसे पावरफुल, लोकप्रिय, लोकतांत्रिक नेता हैं आपके हिसाब से। गुजरात में उनके बिना पत्ता भी नहीं हिलता। सवाल ये है कि इतना बड़ा इनकाउंटर उनके गृह मंत्री रहते हुए बिना उनकी जानकारी के कैसे हो गया? इस सवाल का जवाब दे दीजिए आप। देखिए, अगर आईबी ने जो इन्फॉर्मेशन शेयर किया था और उसके आधार पर जब आतंकवादी पकड़े गए थे, तो उसको क्या एक गृह मंत्री रोकने के लिए कह सकता था? अच्छा, पकड़े गए थे ना, तो जेल में डालते। पकड़े गए थे ना, आपने कहा पकड़े गए थे तो जेल में डालते ना आप उनको। मारने के लिए पकड़े गए थे की बात नहीं, आपने ही कहा पकड़े गए थे, तो मारने के लिए पकड़े गए थे। नाम आया था, नाम आया था। नहीं, अरे भाई, नाम आया था। मार दोगे उनको? जो पकड़े जाएंगे क्या उनको गोली मार दी जाएगी? नहीं, ऐसी बात नहीं। हाँ। मैं जो कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनने की कोशिश बहुत किया ध्यान से सुन रहा है आपको। जब आईबी ने जब ये रिपोर्ट दिया था कि 4 आतंकवादी वहां आ गए हैं, जो उसमें लश्कर तोयबा के हैं, और वो लोग खूंखार आतंकवादी हैं, वो भारत में किस तरह से आए, ये सारी चीजें उन्होंने शेयर किया था। इसके बाद जब ये लोग ट्रेस आउट होते हैं और जब इनके नजदीक लोग पहुंचते हैं, तो अगर इस प्रकार का इसके इंक्वायरी होता है स्पष्ट रूप से, तो उसके बारे में अभी सीबीआई आज साबित हो गया है और सीबीआई ने हो गया है मोदी जी का इन्वॉल्वमेंट है। इसके बाद ये सारी मंत्री का इन्वॉल्वमेंट है। एक मिनट, शास्त्री जी धीमन गवाह है, उनको सुन लीजिए। धीमन, क्या उस इनकाउंटर में किसी एक भी पुलिस वाले को गोली लगी थी? कोई क्रॉस फायरिंग वहां पर देखी गई थी? इस तरह का एक स्टेज मैनेज एनकाउंटर था, वो शक उस दिन भी हुआ था जब ये एनकाउंटर सबसे पहले हुआ। पुलिस ने जानकारी जब प्रेस को दी, दुनिया को पता चला, तब भी साफ तौर पर दिख रहा था कि दाल में कुछ काला है। और आज जब सीबीआई की चार्जशीट दायर हो चुकी है, उसमें साफ साफ है कि न सिर्फ काला है बल्कि पूरी दाल ही काली निकल रही है। पूरी दाल काली है डॉक्टर शास्त्री। देखिए, देश में 50 एनकाउंटर हुए हैं और केवल ये यहाँ पर आज इसकी चर्चा सिर्फ इसलिए हो रही है कि इसमें नरेंद्र भाई मोदी इत्यादि लोगों को फंसाने की है, या डरे हुए लोग हैं कांग्रेस पार्टी के लोग, और यूपीए सरकार कांग्रेस को नरेंद्र मोदी इसलिए उनका नाम ले आ रही है। मैटर नहीं करता। आज कांग्रेस पार्टी शास्त्री जी, ये 2004 से केस चल रहा है, आज इसकी बात नहीं हो रही। 2009 में रिपोर्ट आई थी, आपको कई बार बता चुके। आप ये और मोदी से हिंदुस्तान नहीं नरेंद्र लड़ा भाई हुआ। मोदी इस समय हिंदुस्तानियों को बहुत क्लियर है कि मोदी जैसा बंदा नहीं चाहिए किसी को भी। मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे इस हैं। काबिल ही नहीं है। मोदी जी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए पर तोड़ने में भयभीत है। मोदी डरे हुए हैं, बीजेपी और मोदी डरे हुए हैं, इसलिए आपको याद आ रहा है क्या? इसलिए इस तरह की। अच्छा, आखिरी सवाल, मेरे पास वक्त कम है। एक लाइन में नीरज कुमार जी, क्या नरेंद्र मोदी को नैतिकता के आधार पर पद छोड़ना चाहिए? देखिए, पूरी बहस के बाद यह बात स्पष्टता के साथ रेखांकित हुआ कि राज्य के संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, जिस ढंग से दंगा जब 2002 में हुआ था तो उन्होंने मंतव्य दिया था, क्रिया के खिलाफ प्रतिक्रिया होती है। इसमें हिंदू भी मारे, हिंदू की भी हत्या हुई और हिंदू गवाह भी रहे। उन्माद की भाषा से देश नहीं चलेगा और राज्य नहीं चलता है। लोकतंत्र लोकलाज से चलता है।
प्रथम दृष्टया में दोषी है आप। आपके पुलिस पदाधिकारी जेल के भीतर है। आपके ये कहने से राजनीति में दोषी नहीं हो कैसे सकते चलेगा? हैं। आपको आपकी कोई जिम्मेवारी नहीं है। कोर्ट का फैसला बिहार की बेटी बिहार की तमाम बेटी चीजें हैं। को रिजाइन बिहार करना की चाहिए। बेटी मारी जाए। देश के प्रधानमंत्री गुजरात सामने में आता है, मोदी को रिजाइन करके सत्यापित होना चाहिए। सही सही पारी हो जाएगा। स्वभाव के व्यक्ति को साजिश को कई समाज कोर्ट पर फैसले आ चुके होना हैं चाहिए। आने वाले हैं। झूठी जिस प्रकार से उन्माद की भाषा मत बोलिए। वैसे मुझे लगता है गुजरात का विकास कर रहे हैं। मुझे लगता है कानून है। आज की बहस हमको यही रोकनी पड़ेगी। अरे ऐसा विकास कि बिहार की बेटी का कत्ल कर दीजिए। बेगुनाह का कत्ल करके बेगुनाह का कत्ल करके विकास साथ मारे गए हैं लोग। चलिए ये बहस आतंकवादियों को मदद करने वाले लोग ये तय करता है कि 2014 के चुनाव का एजेंडा क्या होगा। आज की बहस ये साबित करती है कि हम वाकई किस तरफ जा रहे हैं और किन मुद्दों के आधार पर आने वाली सरकार को चुनने जा रहे हैं। मोदी जी पर डिस्कशन होता रहेगा क्योंकि कल स्टेटस रिपोर्ट भी दाखिल होनी है और साथ ही साथ मोदी जी को पार्लियामेंट्री बोर्ड का जो पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग के लिए उन्हें दिल्ली भी आना है। तो कल का दिन भी मोदीमय होगा। कांग्रेस क्या कहेगी, बीजेपी क्या कहेगी, शबनम जी जैसे सामाजिक कार्यकर्ता क्या कहेंगे, सब पर हमारी नजर होगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।